नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले जो है हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को, और जो तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक होना। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो जब कोई कंपाउंड डिकम्पोज होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है जिसका नाम है AB, और इसको हमने क्या कर दिया? डिकम्पोज किया, यानी कि ब्रेक डाउन किया किसमें? A प्लस B में। ये दो सब्सटेंस के अंदर अगर टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहा जाता है। लेकिन बात ये आती है कि सर डिकम्पोजिशन होगा कैसे? तो डिकम्पोजिशन होगा एनर्जी से। किससे होगा बच्चों? एनर्जी से। और वो एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में मिलेगी आपको? या तो वो हीट एनर्जी होगी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, और यह हो सकता है इसके अंदर सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर इन तीनों में से किसी भी तरह की एनर्जी हम एक कंपाउंड को देते हैं और वो कंपाउंड 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन भी ये कहती है, केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है किसमें? 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और डिकम्पोजिशन कब होगा? या तो हीट की प्रेजेंस में होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और टूटने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन का, जो कि पहला टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब बच्चों पहले आपको समझना पड़ेगा थर्मल का मतलब क्या होता है। तो थर्म का मतलब होता है बच्चों हीट, यानी कि जब आप किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को हीट देकर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे उसको अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसके लिए हमने क्या यूज किया? हमने लिया है इसमें एक सोल्ट जिसका नाम है फेरस सल्फेट। सबसे पहले आप समझेंगे ध्यान से, इसमें जो फेरस सल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है Fe SO4.7H2O। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? Fe SO4.7H2O। कंप्लीट नेम इसका होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब 7 मॉलिक्यूल, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो वाटर के जो है यहाँ पर टोटल 7 मॉलिक्यूल होते हैं, और इन्हीं 7 मॉलिक्यूल की वजह से इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं, जो कि एक लाइट ग्रीन कलर का, कैसा बच्चों? लाइट ग्रीन कलर का सोल्ट होता है। कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर का सोल्ट होता है। अब सर ये जो ग्रीन कलर का सोल्ट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा Fe SO4.7H2O, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7 मॉलिक्यूल, हेप्टा का मतलब होगा 7 मॉलिक्यूल। और इसी का एक और नाम होता है बच्चों ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे? इस सोल्ट को हीट कराएंगे, तो हीट करने पर क्या होगा? जो इसके अंदर वाटर कंटेंट है, यानी कि जो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाएंगे, और ये बन जाएगा FeSO4 अलग हो जाएगा, और 7H2O यहाँ से अलग हो जाता है, फेरस सल्फेट यहाँ से अलग हो जाएगा।
जब तक वाटर कंटेंट इसके साथ था ये ग्रीन विट्रियोल था, यानी कि ग्रीन कलर का सोल्ट था। लेकिन जैसे ही वाटर कंटेंट इसके अंदर से निकल जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस सोल्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, कलरलेस सोल्ट में। और जब इसी कलरलेस सोल्ट को, ठीक है, FeSO4 को आप क्या कराओगे, फर्दर हीट कराओगे, यानी कि इससे बाद में भी आप हीट कराओगे। इस साइन को बच्चों कहते हैं, ट्रायंगल जो बना हुआ है इसमें, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा का जो साइन है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट को शो करता है। तो जब हम FeSO4 को हीट कराते हैं, यानी कि फर्दर हीटिंग कराएंगे इसकी, तो इसमें क्या होगा, ये सोल्ट आगे डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद यहां से बनेगा Fe2O3। क्या बनेगा, Fe2O3। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन सॉलिड होता है। कैसा सोल्ट है बच्चों, ब्राउन सॉलिड। याद रखना है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है वो ब्राउन सॉलिड होता है। और इसी के साथ साथ आपको मिलेगी दो गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों गैसेज कैसी है, कलरलेस गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी, जिनके अंदर से क्या आती है बच्चों, पंजेंट स्मेल आती है। कैसी आती है, पंजेंट स्मेल। जब आप मैच स्टिक को जलाते हैं ना, और मैच स्टिक को जलाने पर जैसी स्मेल उसके अंदर से आती है, वैसी ही सेम स्मेल SO2 और SO3 गैस से मिलती है आपको। तो याद रखना, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों गैसेस कलरलेस हैं, और कैसी गैस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ये इसका टेस्ट है। अब हम बात कर रहे हैं Fe2O3 की। हमने इसके लिए बोला फेरिक। अब ये फेरिक और फेरस कब आता है, तो याद रखना बच्चों, Fe पर या तो +2 चार्ज होता है या फिर +3 चार्ज होता है। तो जब भी कभी Fe जो है +2 चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे इसको फेरस। क्या बोल देंगे, फेरस। और कभी अगर Fe+3 होगा तो इसको बोलते हैं फेरिक। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे Fe2O3 को, तो Fe पर होता है +3 चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है -2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आया, फेरिक शब्द आया है। लेकिन अगर आप इस FeSO4 को ब्रेक डाउन करें तो Fe पर यहाँ +2 चार्ज होगा, SO4 पर -2 होता है, +2 से -2 खत्म होगा तो क्या बचा, FeSO4 बचता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी कभी Fe यानी कि आयरन +2 चार्ज को शो करेगा तो फेरस बनाएगा, और Fe+3 में फेरिक बनाता है। तो Fe2O3 कैसा है, ब्राउन सॉलिड होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन से ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और साथ में दो पंजेंट स्मेलिंग गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का सोल्ट होता है, पेल ग्रीन यानी कि लाइट ग्रीन कलर का सोल्ट होता है, जो हीट करने पर कन्वर्ट होता है बच्चों FeSO4, जो कि एक व्हाइट सोल्ट होता है। और दो गैसेज आपको मिलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, यानी कि बचाव क्या क्या है इससे। तो जब भी आप कभी लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब इसमें जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को कभी भी अपनी, या तो अपनी साइड नहीं करना, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ना तो इसको अपनी साइड पर करना है टेस्ट ट्यूब को, और ना ही अपने किसी बगल वाले दोस्त के साथ में या किसी की तरफ को करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है, SO2 एंड SO3 गैस निकल रही है, जो कैसी है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। तो हमेशा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो टेस्ट ट्यूब को अपने से थोड़ा दूर रखें, अपने फेस से दूर रखेंगे। पहला प्रिकॉशन तो उसका ही हो गया। दूसरा, वॉफ्ट द गैसेस, डू नॉट स्निफ देम। कभी भी आपको टेस्ट ट्यूब को ऐसे स्मेल नहीं करना है, स्निफ मतलब स्मेल करना, सूंघना। तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को सूंघना नहीं है। क्या करना है, जो गैसेज जिसमें से निकल रही है उसको अपनी तरफ ऐसे हवा देकर जो है ऐसे स्मेल करने की ट्राई करना है, क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, SO2 एंड SO3, जो कि पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल यहाँ पर चुभेगी आपको नाक के अंदर। तो इसी वजह से इसको इस तरह से, है ना, ऐसे वाफ्ट करना है, इसको स्मेल नहीं करना आपको कभी भी।
दूसरा, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर ही उसको हीट करेंगे। तीसरा, इसका ही प्रिकॉशन है। तो ये तीनों चीजें आपको याद करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सोल्ट हमने लिया है लेड नाइट्रेट। ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट बच्चों एक वाइट सोल्ट होता है। कैसा होता है? वाइट सोल्ट। और जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको लेड नाइट्रेट बना कैसे है। तो बच्चों लेड पर होता है +2 चार्ज। कितना? +2। और नाइट्रेट पर होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? 1 जाएगा पीवी के पास, तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, और 2 जाएगा NO3 के पास, इसको हम ब्रैकेट बनाकर इसके बाहर लिखेंगे और ये बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट को जब भी आप क्या करेंगे, हीट कराओगे, तो हीट करने पर लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा और 3 सब्सटेंस आपको यहां पर मिलेंगे। पहला लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। लेड ऑक्साइड के साथ साथ आपको मिलेगी NO2 गैस। कौन सी गैस? NO2 गैस। और ऑक्सीजन गैस भी आपको यहां पर मिलेगी। तो जो लेड ऑक्साइड है, देखो पहले व्हाइट सोल्ट था, वो जो लेड ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होता है? येलो कलर का सोल्ट होता है। लेड ऑक्साइड कैसा होता है? येलो कलर का सोल्ट। इसको लेड मोनो ऑक्साइड भी बोल देते हैं हम। लेड मोनो ऑक्साइड भी आप कह सकते हो उसको। मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन से बना हुआ। और NO2 में क्या है? 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसके साथ में क्या आ गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स के साथ, है ना, ब्राउन कलर का धुआं। देखो इस तरीके से जब आप इसको हीट कराओगे लेड नाइट्रेट को, तो यहाँ पर बचेगा येलो कलर का लेड ऑक्साइड, और इसमें से निकलेगी ब्राउन गैस। कौन सी गैस? ब्राउन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस निकलेगी। और साथ ही साथ जो है इसमें से निकलती है ऑक्सीजन गैस, जो क्या करती है? बर्निंग यानी कि कंबशन में हेल्प करती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बारे में भी आप याद रखेंगे इसको। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं, तो उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेस्ट ट्यूब है, जो ये टेस्ट ट्यूब है ना, जब इसको हीट करेंगे आप, इसमें से क्रैकलिंग साउंड आती है ना, चटकने की आवाज आती है आपको। तो ये लेड नाइट्रेट सोल्ट का एक जो है टेस्ट आप मान सकते हैं कि जब भी इसको आप हीट करेंगे, इसमें से आपको क्रैकलिंग साउंड, चटकने की आवाज आएगी। और लेड ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का, NO2 मिलेगी ब्राउन फ्यूम्स, और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी जो कि कंबशन में हेल्प करती है किसी चीज के। कंबशन मतलब जलाना। नेक्स्ट जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल मतलब ध्यान रखना बच्चों, हीट की हम बात कर रहे हैं। जब हीट हम किसी चीज को कराए तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल इसको। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन कहा जाता है। जी बिल्कुल सर, हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, लाइमस्टोन के ही फॉर्मूले को हमने चौक भी कहा था, इसको ही हमने क्या बोला? मार्बल भी कहा है। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराएंगे, हीट कराने के बाद आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइम कहा जाता है। अब आपने क्या किया? इसको जलाया है, इसको बर्न किया है। तो बर्न करने से इसका एक और नाम भी बन जाता है, इसको बर्न्ट लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्न्ट लाइम भी कहा जाता है, जला हुआ चूना बोलते हैं इसको। और इसमें से निकलती है कलरलेस गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्लेम को यानी कि आग को बुझाने में काम आती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट को खत्म कर देती है। इसका केमिकल टेस्ट भी हमने पढ़ा था कल, याद करेंगे जरा क्या था। जब हम CO2 गैस को स्लेक लाइम से यानी कि लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर, जो कि एक मिल्की सॉल्यूशन होता है। और जैसे ही इसको हम एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती थी। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कराओगे तो इसमें से हिसिंग साउंड आती है। ये पहचान है किसकी? CO2 गैस के निकलने की, क्योंकि CO2 तो एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ना ही तो कोई कलर होता है उसका और ना ही उसमें से कोई स्मेल आती है। तो इसलिए CO2 का ध्यान रखेंगे, हिसिंग साउंड के साथ, है ना, हिस साउंड के साथ निकलती है, कलरलेस गैस होती है। और साथ में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में एक अच्छी चीज ये याद रखेंगे आपकी, इसको हम जो है
सीमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट के अंदर इसको हम एज एन इंग्रेडिएंट, है ना, एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट के अंदर डाला जाता है ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन था। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यस सर समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप बच्चों क्या होता है? सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इस शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर जब डिकम्पोजिशन होगा किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम किसी सोल्ट से या किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमने क्या करा, एक सेटअप बनाया इस तरह से। ठीक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? वाटर को फिल कर लेंगे, है ना, वाटर को फिल कर लेंगे। दो हमने लगाई है इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोड, जिसको आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगाई है दो, एक इस साइड पर लगी है और दूसरी ये है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया, एक को हमने बोला है एनोड और दूसरे को हमने बोला है कैथोड। तो एनोड कैसी होती है बच्चों? एनोड होती है पॉजिटिव चार्ज की, और जो कैथोड है वो कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज की होती है। ठीक, तो जैसे ही आप इसको एनोड और कैथोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा? यहां से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि वाटर जो है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट तो अच्छा है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करने में थोड़ी परेशानी होती है, मुश्किल होती है। तो जब भी कभी आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर के अंदर आपको कुछ ड्रॉप्स, थोड़ी बहुत ड्रॉप जो है किसी एसिड की डाल देनी है। सपोज करो हमने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स, है ना, कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी किसकी? डाइल्यूट H2SO4 की। इसकी ऐड करिए बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 की। तो इससे क्या फायदा होगा? एसिड को जब आप इसमें ऐड करोगे तो एसिड को ऐड करने से ये आयनाइज जल्दी होगा, है ना, इसके अंदर से आयंस जल्दी मिलेंगे आपको। और जैसे ही आप इसमें से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो हम इस पर क्या रखा हुआ है? दो उल्टी कर कर हमने टेस्ट ट्यूब रखी, ताकि इसमें से कोई गैस अगर निकलती है तो वो इसी के अंदर इकट्ठी हो जाए। चलिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने? एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल किया, और वाटर के साथ साथ हमने क्या ऐड करा? उसके अंदर हमने ऐड करी है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। फिर बच्चों हमने इसमें लगाई है ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड, है ना, यहां पर हमने ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लगा दी दो, ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ में? एक बैटरी के साथ में कनेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर हमने एक बैटरी प्लेस कर दी है। ठीक, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ये बैटरी हमने यहाँ पर लगाई, और इसके ऊपर हमने क्या किया? दो टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया, एक इस साइड पर, दूसरी इस साइड पर। इस वाले को हमने बोला एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। और इस साइड को हमने कहा है कैथोड, और कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही बच्चों वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर से आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते ही वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जब डिकम्पोजिशन होगा तो आपको मिलेगी इसमें से एक तो हाइड्रोजन गैस, और दूसरी आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस अगर मैं करूंगा तो दो हाइड्रोजन है, इस साइड पर भी दो है, एक ऑक्सीजन है, इस साइड पर दो है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? टू प्लेस करेंगे। और फिर यहाँ पर भी जो है दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गए, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो मिलता है वो मिलता है 2:1। कितना मिलेगा? 2:1। यानी कि जितनी हाइड्रोजन आपको मिली है उसके आधे अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। या ऐसा कह सकते हैं कि सर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उससे दुगना, उसका डबल अमाउंट किसका मिलेगा? हमें हाइड्रोजन गैस का मिलेगा।
ये रेशो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है उसका क्या रेशो होता है, तो वो याद रखना 2:1, यानी कि डबल अमाउंट में आपको हाइड्रोजन मिलेगी और उससे आधे अमाउंट में आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। लेकिन पेपर में एक सवाल और भी आता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी साइड से निकलती है, कैथोड से या फिर एनोड से। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज की साइड से निकलती है एक नेगेटिव गैस। तो यहां से, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एनोड वाली साइड है यहां से निकलती है बच्चों ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। किस साइड से निकली है, एनोड से निकली है। और जो हाइड्रोजन है वो इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा होगी जो कि क्या हो गई, कैथोड, है ना, कैथोड साइड से निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो पहली बात तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 होगा। हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है कैथोड से और ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है बच्चों एनोड से। और हमने वाटर के अंदर क्या करा था, हमने सोल्ट या एसिड को डाला है जिससे कि वो डिसोसिएट होकर हमें क्या मिले, उससे आयंस मिलेंगे और उसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है फिर। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद आता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक का मतलब क्या होगा, तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होगा, सनलाइट। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हम कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये केवल उन सोल्ट्स का होता है जो सोल्ट्स कैसे होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। कैसे होंगे बच्चों, फोटो सेंसिटिव, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे सोल्ट को अगर हम यहाँ पर धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो वो डिकम्पोज होंगे, टूट जाएंगे। और इसमें मेनली 2 एग्जांपल आते हैं। जैसे सबसे पहला है सिल्वर क्लोराइड। कौन सा आता है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मूला है AgCl। Ag पर कितना चार्ज होगा, +1, Cl पर कितना चार्ज होगा, -1। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सेम कंडीशन AgBr के साथ भी है। Ag मतलब +1 चार्ज और ब्रोमीन पर होता है -1। ठीक है, दोनों ही हेलोजेंस हैं, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी। ठीक, तो इन दोनों पर चार्ज होगा -1। जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड जो कि एक व्हाइट सोल्ट है, इसको अगर आप हीट कराओगे तो हीट कराने पर सिल्वर यहां से अलग होगा और क्लोरीन गैस आपको यहां से मिलेगी। क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन यहां से होता है। Cl2 इसका फॉर्मूला है, Cl2 गैस। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा देंगे सिल्वर क्लोराइड से पहले और सिल्वर से पहले। तो सिल्वर मतलब चांदी। चांदी कैसी होती है बच्चों, ग्रे सॉलिड होता है। कैसा होगा, ग्रे सॉलिड। और क्लोरीन कैसी होती है बच्चों, एक ब्लू ग्रीन गैस होती है। कैसी होती है, ब्लू ग्रीन, है ना, ब्लू ग्रीन गैस होती है क्लोरीन। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि एक पेल येलो यानी कि हल्के पीले रंग का जो सोल्ट है उसको आप हीट कराएंगे तो यहां से भी आपको क्या होगा, सिल्वर मिलेगी और साथ में मिलेगी ब्रोमीन गैस। कैसे, कौन सी गैस, Br2। याद रखना है, Br2 गैस। रेडिश ब्राउन गैस इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन कैसी थी, क्लोरीन थी ब्लू ग्रीन गैस और ब्रोमीन कैसी है, रेडिश ब्राउन गैस होती है। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें इसकी तो याद रखेंगे दोनों ही सोल्ट कैसे थे, फोटो सेंसिटिव सोल्ट थे। कैसे सोल्ट है बच्चों, फोटो सेंसिटिव, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों सोल्ट्स का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किसमें करते हैं बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो कि इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जहां पर हमने ये समझा कि कोई सब्सटेंस जब उसको एनर्जी मिलती है सनलाइट की प्रेजेंस में
इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, तो वो ब्रेक डाउन होकर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। तीन टाइप का डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा है, फोटोलाइटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर करना है सब बच्चों को। पहला क्वेश्चन क्या है, जब हम लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इस सोल्ट को हम हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो आपको मिलती है ब्राउन फ्यूम्स। क्या मिलती है बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स। अब ब्राउन फ्यूम्स कब मिलेगी, एक तो इसमें से बनता है सोल्ट जो कि येलो कलर का होता है लेड ऑक्साइड, साथ में कौन सी गैस मिलती है, NO2 गैस, और यही वो NO2 गैस है बच्चों जो ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलती है, और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस भी कर सकते हैं इसको आप। बैलेंस करने के लिए आप लेड से पहले 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। कोड याद कर लेंगे इसका 2 2 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, पहला आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस और दूसरी आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस। तो सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सी गैस है जो कलेक्ट होगी डबल वॉल्यूम में, किसमें, डबल वॉल्यूम में कलेक्ट होगी, उस गैस को आइडेंटिफाई करिए और साथ ही साथ आपको बताना है कि वो कौन सी साइड से निकलती है, एनोड से या फिर कैथोड से। तो जब हमने पढ़ा था तो सर डबल अमाउंट में कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, और हाइड्रोजन कौन सी साइड से निकली थी, कैथोड से। कहां से निकली बच्चों, कैथोड साइड से निकली है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें सी, हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें कहा गया है एक स्टूडेंट जो है वो सिल्वर क्लोराइड को जो कि एक सॉलिड सोल्ट है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको एक डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या रीजन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिल्वर क्लोराइड है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है वो कैसे सोल्ट है, फोटो सेंसिटिव सोल्ट है, फोटो सेंसिटिव, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में आने पर ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगा, सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको डार्क बोटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ना हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें, ये हो जाएगा नंबर 2, टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of endothermic decomposition reaction? कौन सा इसमें से endothermic decomposition का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ ये पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो याद करिए जरा, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था लाइमस्टोन, जब इसको आप हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलती है, और यही वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट। तो क्या क्या मिलेगा आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं कैसे होते हैं बच्चों, पहले मुझे जरा बताएंगे कमेंट में। हमने पढ़ा था कैसे होते हैं, पेल ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन कलर का सोल्ट है, और हीट कराने पर क्या होता है, सबसे पहले जो ये वाटर है जो 7H2 है वो अलग हो जाता है और ये व्हाइट सोल्ट में कन्वर्ट होता है। ग्रीन कलर से कैसे कन्वर्ट होगा, व्हाइट सोल्ट में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ बनती है इसमें FeSO4 को हीट कराने पर क्या क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा Fe2O3, एक निकलती है SO2 गैस और एक निकलेगी SO3। Fe2O3 कैसा सॉलिड है, ब्राउन सॉलिड होता है, और SO2 एंड SO3 पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि वो गैस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आपको मिलेगी जिसमें से। आखिरी क्वेश्चन है,
Which of the following is the correct observation when ferrous sulfate crystals are heated strongly in a dry test tube? जब वही फेरस सल्फेट को आप हीट कराएंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, सबसे पहले वो ग्रीन कलर से व्हाइट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जाकर वो डिकम्पोज होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। द क्रिस्टल्स टर्न ग्रीन टू ब्लू एंड देन व्हाइट, ये तो नहीं है। इसके बाद है अब गैस इज इवोल्यूट विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये भी नहीं होगा। द ग्रीन कलर डिसअपियर्स एंड ब्राउन सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर बच्चों सी। तो क्या होगा इसके अंदर, जब आप इसको हीट कराएंगे तो ये ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट होगा Fe2O3 में। ठीक है, यही था आज के लेक्चर के अंदर टॉपिक। पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी इसमें दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए है, टोटल 5 क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से निकालने हैं इसमें, 5 क्वेश्चन के। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।